नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 प्रदेश का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय चैनल। सबसे पहले मैं आज बताना चाहूंगा वादे कितने पूरे कितने अधूरे। इस खास प्रोग्राम को लेकर हम अपने दर्शकों के सामने लाए हैं। हम तमाम जो चुनाव होते हैं, हर साल 5 साल में चुनाव होते हैं, और क्या वादे क्या आश्वासन होते हैं और कितने पूरे होते हैं इन 5 साल में। फिर से प्रत्याशी आते हैं, फिर से बहस होती है, मुद्दे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस रहती है। इन सभी विषयों पर हम आकलन करेंगे। आज हम लगातार 3 दिनों से बस्तर विधानसभा के जो 12 विधानसभा उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज हम उत्तर बस्तर जो कांकेर, अंतागढ़, नारायणपुर और भानु प्रतापपुर विधानसभा है, उन चारों विधानसभा का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वहां जो विधायक रहे हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो सरकार रही है, वहां पर कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, ये हम समझेंगे हमारे चुनावी विश्लेषक मोहन तिवारी के साथ में। और हमसे जुड़ेंगे विनीत सक्सेना कांकेर अंतागढ़ से। तो इन तमाम विषयों के साथ हम अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अभी हम ग्राफिक्स में भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि भानु प्रतापपुर, नारायणपुर और अंतागढ़ जो विधानसभा है उसकी क्या व्यवस्था रही है, कैसा रहा है, क्या तासीर रही है, वहां की जनता क्या चाहती है, किस तरह का काम हुआ है, कितने विरोध हुए हैं प्रत्याशियों को लेकर या जो काम हुए हैं उसको लेकर। आदिवासी समाज भी अब सीधे तौर पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा कांग्रेस तो लगातार कर रही है और बड़ा अगर हम बात करें वीआईपी भी सीट कही जाती है, चाहे वो अंतागढ़ की बात करें, चाहे कांकेर की बात करें, चाहे भानु प्रतापपुर की बात करें, चाहे नारायणपुर की बात करें। तो इस विषय पर अभी हमारे साथ चर्चा में हमारे संपादक मोहन तिवारी हमसे जुड़े हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये हम 4 विधानसभा जो बस्तर की, ये चारों विधानसभा खास अहमियत रखती है बस्तर के ये जो उत्तर विधानसभा है का। अगर हम बात करें भानु प्रतापपुर की तो वहां पर पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं मंडा भी वो रहे हैं वहां पर। इसके अलावा अंतागढ़ एक बड़ा सस्पिशियस सीट शुरू से रहा है। तीसरा अगर हम बात करें नारायणपुर की, वहां से पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछले बार तो हार भी गए थे। कांकेर में शहरी इलाका होने की वजह से वहां पर दावेदारों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दलों के लिए। तो तासीर को अलग अलग तरीके से हम समझते हैं, देखते हैं। कैसे अभी हम आपसे चर्चा करते हैं, तो आप इस विषय पर किस तरह को देखते हैं और कैसे चाहेंगे कि किस तरह से सामने आए जो विश्लेषण है। जी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बस्तर एक खास महत्व रखता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और इसीलिए इसको अलग अलग सेगमेंट में हम चर्चा में शामिल किए हुए हैं। आज जो हम 4 विधानसभा ले रहे हैं उसकी खास अहमियत इसलिए है क्योंकि ये सभी विधानसभाओं की जो हवा है वो पूरे बस्तर में असर करती है। यानी ये जो शुरुआत होती है बस्तर की कांकेर से, उसके बाद आपका नारायणपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, वहां से जो आदिवासियों का आना जाना रहा होता है वो अंदर जो है कोंटा सुकमा तक असर डालती है। इसलिए यहाँ जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा भी दिखाई देती हैं क्योंकि ये मैदानी इलाकों से लगा हुआ क्षेत्र फिर है और आदिवासी क्षेत्र वहां से शुरू होता है। इसलिए इन क्षेत्रों की खास स्थिति है और खास महत्व है। चारों विधानसभा का एक पूरा विश्लेषण हम करें तो हमें देखने को मिलता है कि जो कांकेर है वो कुछ शहरी इलाकों में बदला है, कुछ शहर भी है, गांव भी है। इसलिए इस सीट पर सबकी निगाह थी। कांग्रेस ने बताया है कि वो सर्वे के आधार पर यहाँ पर टिकट दे रहा है और इसीलिए शिशुपाल सोरी जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे थे, पिछले चुनाव में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनको ड्रॉप करके पहले जो उनके विधायक थे यानी शिशुपाल सोरी के पहले जो विधायक थे शंकर धुर्वा, उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। शंकर धुर्वा वहाँ जिला सहकारी जो बैंक होता है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो शंकर धुर्वा जो 5 साल अलग भूमिका में थे उनका पार्टी उपयोग करना चाहती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शंकर धुर्वा को पार्टी ने टिकट देकर शिशुपाल सोरी को ड्रॉप किया है। हालांकि कुछ नाराजगी के स्वर भी दिखे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें
समझा लिया, लेकिन उनके जो सामने हैं कांकेर में वो आसाराम नेताम हैं, नए चेहरे हैं। कहा जा रहा था कि सांसद को ही उतारा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ प्रयोग किया। दूसरी जो सीट है भानुप्रतापपुर, वहां पर खास निगाह इसलिए रहेगी क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी ने वहां 20,000 से अधिक वोट पाए थे, तो इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए तीसरा और त्रिकोणीय मुकाबला हमें भानुप्रतापपुर में देखने को मिलेगा। मुद्दे अलग वहां काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अलग बाद में करेंगे। फिर नारायणपुर में केदार कश्यप की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। चंदन कश्यप ने उन्हें पिछले बार हराया था, इस बार मैदान में हैं। और वहां पर जो है आदिवासी क्षेत्रों में नक्सल जो समस्या है वो एक बड़ा मुद्दा है, तो उसकी बात हमारे संवाददाता से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर हम आते हैं अंतागढ़, वो सीट है जिसकी वजह से अजीत जोगी को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। वहां पर मंतूराम प्रकरण हुआ था। इस बार कांग्रेस ने फिर प्रयोग किया है, एक बार नया चेहरा वो दे चुकी है 2018 में, फिर अब नए चेहरे के साथ वो रूप सिंह पोटाई को भेज चुकी है, लेकिन मंतूराम पवार फिर मैदान में है। तो मंतूराम पवार जब भी मैदान में उतरते हैं दिलचस्प मुकाबला होता है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो रूपधर पोटाई, अनूप नाग जो कि विधायक थे वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो और ज्यादा यहाँ टसल हो गया है। मंतूराम पवार अलग हैं, अनूप नाग अलग है, रूपधर पोटाई अलग है, तो कई लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। तो ये चारों विधानसभा का ये समीकरण है। जनता क्या चाहती है, मुद्दे कैसे रहे, हम एक एक करके और आगे बिल्कुल 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 मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमसे जुड़े रहें और हम कुछ जो विधानसभा जो चार विधानसभा उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतागढ़ विधानसभा जो है वो कुल मतदाता 1,75,965 है, जिसमें पुरुष मतदाता 88,512 और महिला 87,445। 2018 चुनाव में कुल जो मतदाता थे लगभग जो है वो 1,59,636 थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये अंतागढ़ का था। कांकेर विधानसभा की बात करें तो कुल मतदाता 1,82,245, पुरुष लगभग 87,161 और महिला 95,082। और इसके अलावा बताएं 2018 में कुल मतदाता की जो संख्या थी वो 1,69,877 थी कांकेर विधानसभा में, जो हमेशा एक वीआईपी सीट मानी जाती। भानुप्रतापपुर की भी बात करें तो कुल मतदाता 2,02,826, तो पुरुष मतदाता 98,549, महिला मतदाता 1,04,275 के आसपास में। और अगर हम भानुप्रतापपुर की ही कुल बताएं तो 1,90,186 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग कोशिश करेंगे। लगातार बस्तर में 70% के आसपास मतदान होता आया। भानुप्रतापपुर विधानसभा की बात करें तो नारायणपुर विधानसभा की बात करें, कुल मतदाता 1,82,085, पुरुष 88,234, 93 और महिला 93,847। इसके अलावा अगर आप 2018 की बात करें, मतदाता की संख्या 1,76,000 के आसपास के मतदाता रहे हैं। और हम बात करें तो बस्तर में लगभग पूरे 12 विधानसभा की जो सीटों का जो होता है चुनाव होता है, पिछले बार की बात करें मोहन जी तो 70% के आसपास का आंकड़ा वो है, छुआ था 70%। इस बार चुनाव आयोग लगातार अच्छी तैयारी करे, चूंकि पहले चरण में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर को ये चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी कमर कस ली है चुनाव आयोग ने भी और तमाम मतदाता भी, और जो बड़े दल हैं, बड़ी पार्टियां हैं, लगातार अपने मतदाताओं को रुझाने, समझाने, बुझाने और वादे इरादों में लगे हुए हैं। अभी हम हमारे बस्तर उत्तर बस्तर के जो संवाददाता हैं विनीत सक्सेना से जुड़ेंगे। इससे पहले हम मोहन से और विश्लेषण करते हैं इन 4 विधानसभाओं को लेकर। जी मोहन। हाँ, जैसे कि हम बता रहे थे कि ये तो रहा वहां पे प्रत्याशियों के सामने आने के बाद राजनीतिक समीकरण, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र में मुद्दे काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक एक करके हम समझेंगे तो भानुप्रतापपुर में आदिवासी क्षेत्रों का विकास जो है वो एक अहम मुद्दा है। भानुप्रतापपुर में आदिवासियों के साथ क्या हुआ है, उनके आरक्षण का मुद्दा, वो उनके लिए विकास के लिए जो पैमाने तय किए गए थे उसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ। और इसीलिए उपचुनाव में इस बात को बार बार उठाया गया था कि भानुप्रतापपुर का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसीलिए भानुप्रतापपुर में अगर हम देखें तो आदिवासियों के लिए जो योजनाएं बनी है उसका कितना इंप्लीमेंट हुआ, और आदिवासी आरक्षण जो कि पहले कम हो गया था फिर अब यथावत है, 32% है, लेकिन आदिवासियों के मन में यह है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमको ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। तो
तो ये एक मुद्दा है और इस वजह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। नारायणपुर जो क्षेत्र है वहां पर हम देख रहे हैं कि केदार कश्यप के सामने चंदन कश्यप एक बार फिर से मुकाबले में है, लेकिन चंदन कश्यप के सामने जो स्थानीय रूप से जो विरोध के स्वर हमें देखने को मिले हैं वो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन नारायणपुर में सड़कें और जो वन उपज है उसका भुगतान सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन सही समय पर भुगतान हो जाए और जो वन उपज के संग्राहक हैं उनको फायदा मिले, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और इसी बात को केदार कश्यप उठाते रहे कि उनकी सरकार में वो कैसे काम करते थे, वन उपज का कितना लाभ देते थे और अभी क्या हो रहा है। तीसरी जो सीट है, हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि कांकेर से जो शहर है वो विधानसभा है, उसमें शहरी इलाके अब काफी बढ़ गए हैं और इसीलिए यहाँ पर वो ग्रामीण मुद्दों के साथ साथ जो शहरी मुद्दे हैं जो कि देश के स्तर पे भी काम करते हैं, कुछ धर्म से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे कि बीजेपी एक हवा बनाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं, वो भी वहाँ पर असर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कांकेर में जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का मिला जुला वो इलाका बन गया है, इसलिए वहाँ पर मुकाबला हमें शहरी और ग्रामीण दोनों टाइप के मुद्दों के साथ देखने को मिलने वाला है। जो तीसरी से चौथी सीट जो महत्वपूर्ण है वो अंतागढ़ है। ये कोर रूप से नक्सलियों का नया इलाका बन रहा है। पिछले कुछ सालों से नक्सली इस इलाके में अपने मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं और जहां पर उनको पीछे ढकेला जा रहा है बीजापुर नारायणपुर में, तो वो अपनी मूवमेंट को जो अंतागढ़ के इलाके हैं जिसमें पंखजूर और बाकी इलाके शामिल हो रहे हैं वहां पर बढ़ा रहे हैं। इसलिए नक्सल घटनाएं और नक्सलों की आमद वहां पर जनता के लिए एक अहम मुद्दा है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। वो उनको परेशान भी कर रहे हैं, पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। इस तरीके की स्थितियों को लेकर ये चुनाव जो अंतागढ़ में होगा, लेकिन यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है। 4 हिस्सों में आपस में लड़ते हुए नेता दिखाई देंगे, जिसमें अनूप नाग जो कि वर्तमान विधायक थे पार्टी से नाराज हो गए, नामांकन भर दिया है, नामांकन की जांच भी हो गई है, तो मैदान में वो उतरेंगे। हालांकि नाम वापसी तक उन्हें मनाने की कोशिश होगी। मंतूराम पवार हर बार चुनाव लड़ते हैं, एक बार उन्होंने वापस ले लिया, वो तो राजनीतिक बखेड़ा बन गया था, पर एक बार फिर से लड़ेंगे क्योंकि वहां बंगाली समाज के लोग भी काफी ज्यादा हैं। मंतूराम पवार के जीतने की वजह यही है कि वहां पर बंगाली समाज जो कि बांग्लादेश से जब इंदिरा गांधी ने विस्थापित किया था तो उसी क्षेत्र को चिन्हित किया था और इसीलिए अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वो एक बड़ा फैक्टर बन गए। बंगाली जिधर जाएंगे वो जीतता है। तो मंतूराम पवार खड़े हो रहे हैं, लेकिन किसकी हार बनेंगे वो ये देखना वहां पे दिलचस्प होगा। बाकी कांग्रेस और भाजपा से तो वहां उम्मीदवार जो है वो विक्रम उसेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, सांसद भी वहां रह चुके हैं कांकेर से, वो एक बड़ा नाम है और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है तो इस बार वो जीतना चाहेंगे। जीतेंगे तो उन्हें एक बड़े कद का कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है। तो इसलिए विक्रम उसेंडी के कारण ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। मंतूराम पवार तो लोगों के में ये कौतूहल पैदा करते हैं जब भी वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये चारों सीट में स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये चारों सीटों में दिलचस्प मुकाबला होगा, उम्मीदवार के लिहाज से भी और मुद्दों के लिहाज से भी। तो मुद्दे काफी हैं यहाँ पर, विपक्ष ने उन्हें कितना भुनाया है या विपक्ष पर कितना जनता भरोसा करेगी। जो काम के वादे थे, खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के वहाँ पे काम होने थे, नक्सल क्षेत्रों में रोड बननी थी, गांवों को कच्ची सड़कों से जोड़ना था, इसके अलावा जो राजो मितान योजना की बात सरकार बार बार कहती है, उन गांवों में नहीं बन पाया है जहां पर ये नक्सलवाद के दंश हैं। तो जो 20,000 गांव चिन्हित किए गए हैं उसमें जहां नहीं बन पाए हैं, यूनिट नहीं बन पाई है, वो यही इन अंतागढ़ और नारायणपुर के क्षेत्र हैं। इसलिए काफी मुद्दे हैं वहां पर और ज्यादा फीडबैक हम लेंगे और उसके बाद एक बार फिर से विश्लेषण में आएंगे। बिल्कुल, हम आगे भी बढ़ेंगे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, टीवी स्क्रीन पर अभी लगातार जो स्क्रीन पर दिख रहे थे कि कौन कैसे आमने सामने हैं। हम एक फोटो और एक स्क्रीन के साथ हम अभी आप लोग को सबको दिखा रहे थे। सीधे ले चलेंगे विनीत सक्सेना जो अभी कांकेर जिला के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर तमाम जो वहां के मतदाता है वो हमसे जुड़े हुए हैं और अपने तमाम जो मुद्दे हैं वो हमसे शेयर करेंगे, हमसे बात करेंगे। हम चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और समझेंगे, एक तरह से विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये जो 4 विधानसभा है इनकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या तासीर है, किस तरह से काम हो रहे हैं। विनीत,
विनीत विनीत जी हमसे जुड़ गए हैं। विनीत जी कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ। विनीत जी ये बताइए, आप लगातार पिछले 5 वर्षों से वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लगभग 4-5 विधानसभा कवर करते आते हैं, लगातार दौरा भी करते हैं। वहां पे अगर हम बात करें कि बस्तर का जो वो उत्तर वाला जो क्षेत्र है, खासकर कांकेर का एक बड़ा बेल्ट जो शहरी क्षेत्र भी हो जाता है, जो राजधानी से लगा हुआ है। दूसरा भानु प्रतापपुर की बात करें, हाई प्रोफाइल सीट भी रही है ये। अभी सहानुभूति वोट भी पिछले बार जो है सावित्री मंडावी ने फिर से वहां पे जीत कर आई थी। जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दिया गया था और वो जीत भी गई, और इस बार फिर से उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा बड़ा एक अंतागढ़ की सीट की बात करें तो मंतू राम पवार को लेकर एक हाई प्रोफाइल सीट शुरू से ही रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का नाम सामने आता रहा है मंतू राम पवार को लेकर। सीडी कांट और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे वादे इरादे और बहुत सारी बातें सामने, बड़ा हाई प्रोफाइल शीट होता गया है। इसके अलावा अनूप नाग को भी टिकट नहीं दी गई है। बड़ा एक ये भी आक्रोश की बात है जनता में भी, और खुद जो पूर्व विधायक रहे हैं उनमें भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें नारायणपुर, तो चंदन कश्यप और पूर्व मंत्री केदार कश्यप है, और वर्तमान विधायक चंदन कश्यप है, और पूर्व मंत्री भाजपा से केदार कश्यप है। तो अभी ये इतना हाई प्रोफाइल सीट है, आप उसको कैसे देखते हैं? अभी क्या परिस्थितियां चल रही है, क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं, क्या मुद्दे हैं, कैसा चल रहा है अभी निर्वाचन का काम और चुनाव का जो परिस्थितियां जो चल रही वर्तमान में? जी बिल्कुल। इस वक्त तो मैं अंतागढ़ में खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, और इस पर सारी बातों को अगर हम स्पष्ट करेंगे कि जिस प्रकार की लगातार यहाँ पे अगर राजनीति की बात करें और यहाँ पे चुनाव मुद्दे की बात करें, अनूप नाग का टिकट कटना एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार वो बगावत करके सामने निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो भी सकता है। फिलहाल मेरे साथ कुछ लोग खड़े, क्योंकि बड़े देर से वो इंतजार कर रहे थे कि हमको बोलना है, बाकी लोग तो चलेगा, लेकिन फिर भी जो मौजूद है उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में जो विकास की तस्वीरें हो रही थी और जो चुनावी माहौल है यहाँ पे, कैसा लगता है आपको? अभी की परिस्थिति में अगर देखा जाए, अनूप नाग का निर्दलीय चुनाव लड़ना उतना ज्यादा फर्क तो नहीं डालेगा कांग्रेस पे, पर मंतू पवार और आम आदमी पार्टी जहां तक खड़ी है तो वो लगभग 75% कांग्रेस के ही वोट काटेंगी, क्योंकि भाजपा की जो वोट्स हैं वो 75% फिक्स रहती है। उसमें से 25% इधर उधर होते हैं, मगर 75% जो भाजपा के वोटर्स हैं वो भाजपा में ही वोट देते हैं, चाहे कैंडिडेट किसी का भी हो। उस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है फिलहाल। जी, और आप भी हमारे साथ मौजूद है। आप भी जिस प्रकार अभी चुनाव है और जिस प्रकार अभी दावे हो रहे थे कि इसका विकास हुआ है, डेवलपमेंट, कांग्रेस पार्टी वापस जाएंगे, विकास की तस्वीरों पे जाएंगे, वही बीजेपी मुद्दों को उठा रही थी। आपको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट होना था वो सही तरीके से विकास हुआ या कुछ और कमियां रह गई यहाँ पे? ऐसा होना था वैसा मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाया है। इसका विकास के प्रयास आया तो और ज्यादा विकास की जरूरत है। जैसे कि हम हजारों शहरों में गुजरते हैं, बस दूर में खानी पड़ती है। सबसे मेन मुद्दे तो यहाँ भी रोड, सड़क जो पक्की सड़क है, हाईवे है, स्टेट हाईवे है, इसको बनाने की सड़क एक मुद्दा है और यहाँ पे धूल को लेकर बड़ी नाराजगी रहती है। सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़क के साथ साथ जो भ्रष्टाचार करप्शन है, डीएमएफ मद में जो कांकेर जिले में एक मामला दर्ज हुआ था, एफआईआर कांकेर जिले के अंतर्गत से हुआ है। कई मुद्दे हैं, कई मामले हैं भ्रष्टाचार के जो इन 5 सालों में देखने को मिले हैं। गांव के लोगों को का कहना है कि डीएमएफ के जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, उन गाँव का कहना है, क्योंकि अंतर्गत ब्लॉक में अधिकतम खनन प्रभावित क्षेत्र के लोग रहते हैं, वहां पे उनके जो हक है वो मारे जा रहे हैं। गाँव के वालों को कहना है डीएमएफ मद के से जो होना चाहिए था विकास, उनका मूलभूत सुविधाएं थी, पानी, जल, जंगल, जमीन, वो उनका तो नुकसान हो रहा है। साथ ही जो विकास के वादे करके कंपनियां और सरकार ने जो उनको लीज टेंडर दिया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें कांग्रेस से कई लोग है, जहां तक विकास की बात करें तो मूलभूत विकास में सड़क आती है, बिजली आता है, पानी आता है, तो क्षेत्र में लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। तो बहुत सारी नाराजगियां हैं वहां पे, और जिस प्रकार की बोला जा रहा है कि सड़क को लेकर नाराजगी है और विकास की जो डेवलपमेंट की बात की जाए वो एक यहाँ पे बहुत बड़ा लोगों की थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने दावे कर रही है कि जिस प्रकार के विकास किया वो विकास को लेकर मुद्दे पे आए कि
लेकिन कहीं एक अनूपनाग का भी टिकट कटना एक बड़ा यहाँ पे चुनौती हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मंगतूराम पवार भी मैदान में होंगे, तो चारकोनी श्रृंखला देखी जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार वो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी अपना वर्चस्व लेके बहुत अच्छे चुनाव में अपनी उपस्थिति दिखाएगी। तो देखना ये होगा कि बड़ा रोमांचक यहाँ का चुनाव होगा। और दूसरी अगर बात की जाए तो नक्सलवाद बेल्ट भी होता है, एक नक्सली चुनौतियां भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। हालांकि निर्वाचन आयोग, पूरे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, पूरे हर चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की नक्सलवाद समस्या या नक्सलवाद किसी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम ना दे पाए। ये भी एक बहुत बड़ी निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती होगी, क्योंकि अगर अंतागढ़ विधानसभा के अंतर्गत बात की जाए तो कई ऐसे जो पोलिंग बूथ है जो बहुत नक्सली प्रभावित माने जाते हैं, और वहां पे कभी जब भी चुनाव होता है तो नक्सली ऐसा ना ऐसे माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और अपनी उपस्थिति लगातार दिखाने का वहां प्रयास करते रहते हैं। जी विनीत, बेहद सदा हुआ आपने जो है इसका विश्लेषण किया है, लेकिन मैं आपसे और भी समझना चाहूं। प्रॉपर अंतागढ़ एक अभी हाई प्रोफाइल भी हो गया, अनूपनाग ने जो है वो काफी आक्रोश है और अलग से भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव में उन्होंने अपना अभी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहां पर क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि अभी जैसे बातचीत हो रही थी कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है विधायक रहे हैं और उन्होंने भी काफी काम किया उस क्षेत्र में। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी दमदार बता रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस भी और भाजपा की भी जो वहां जो प्रत्याशी हैं वो भी दमदार हैं। तो कैसा होगा समीकरण वहां पे? मैंने पहले भी कहा कि जो समीकरण है वो बड़े रोमांचक होंगे। और जिस प्रकार यहाँ पे मंगतूराम पवार जी मैदान पे आएंगे और अनूपनाग जी अभी जिस प्रकार वो बगावत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो निर्दलीय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल जी जब यहाँ पे आए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि आवेदन लेना और जमा करना और उस पर चुनाव लड़ना ये तीनों अलग बातें हैं, वो देखा जाएगा, हम उनको किसी न किसी रूप से मना लेंगे। लेकिन स्थिति अभी ये नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं अनूपनाग बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मैं अनूपनाग हूँ, पीछे नहीं पलटूंगा। तो ये देखना होगा। और रही बात वहीं पे मंगतूराम पवार की, क्योंकि कहीं ना कहीं कंतागढ़ की जो विधानसभा सीट है और यहाँ के जो मतदाता है वो बंद समाज भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और वही आदिवासी यहाँ के बात करें, मतदाताओं की बात करें, तो जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व और जो है यहाँ पे आदिवासी किस प्रकार उस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जिस वक्त अनूपनाग जी यहाँ पे विधायक जो अभी थे तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो समाज है वो अनूपनाग से नाराज नजर आया था। शायद इसकी कड़ी को भी देखा जा सकता है कि वो थोड़ी सी नाराजगी और बंग समाज के वोटर्स बैंक जो ज्यादा होना, तो इस कारण शायद अनूपनाग जी का जो टिकट कटा है तो शायद एक बहुत बड़ा अहम कारण हो सकता है। और चुनावी समीकरण की बात करी जाए तो जिस प्रकार लोकसभा में विक्रम उसेंडी जी का टिकट कटा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में उन्हें करारी हाल झेलना पड़ा था उनको, इस बार वापसी उनकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से सामने में आएगी और जीत दर्ज कराने का पूरा प्रयास कर भी रही है। खैर, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे जो आम जनता है, इस प्रकार जो पांच यहाँ पे जो प्रत्याशी जो खड़े होंगे, किस प्रकार का समीकरण बिगड़ता है, क्या मंगतूराम पवार किस प्रकार के वोट बैंक को ले जाते हैं, अगर अनूपनाग अगर मैदान में रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण बड़ा पेचीदा होगा। और वहीं सर्व आदिवासी समाज के जो लीडर्स है वो किसको अपना समर्थन देते हैं, ये बहुत एक अहम भूमिका होगी और ये समझना होगा। हमारे साथ एक भैया भी खड़े, उनसे भी और इस बात को भी समझते हैं अपन कि जिस प्रकार की बात की जा रही है यहाँ पे जो सामाजिक दृष्टिकोण की हम बात करें, बंग समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे आदिवासी समाज कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा था, इसका क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पर? अब देखिए, इस बार 50 से 57 साल बाद बंग समाज जो पखांजूर एरिया है, परलकोट एरिया है, वहां का उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस से। तो परलकोट एरिया जो है वहां पे करीब 1 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, तो वो तो अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते हुए उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि कई सालों से अंतागढ़ क्षेत्र जो है वहां से प्रतिनिधित्व मिलता रहा है विधायक का, और बंग समाज या परलकोट एरिया जहाँ पे समाज को लाके बिठाया गया है, बसाया गया है, वहाँ बंग समाज की वोटर्स जो है वो ज्यादा है यहाँ के मुकाबले में, आदिवासी समाज के में भी। और आदिवासी वोट में भी हम बता दें आपको कि करीब करीब 2 पार्ट है। एक आदिवासी समाज है जो अनूपनाग का समर्थन कर रहा है, और एक आदिवासी जो मूल आदिवासी अपने आप को कहते हैं जो उनका समर्थन नहीं कर रहा है, वो अभी विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि वो किसको वोट दें। मतलब उनका मकसद ये है कि किसको हराना, ये वो मकसद है, ना कि किसी को जिताना। तो जाहिर सी बात है, अगर बंग समाज एक होता है तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। अगर बंग समाज में भी फूट अगर होती है तो फिर के जो चुनाव रहेगा वो कांटे कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किस प्रकार नजरिए देखा जा सकता है कि बहुत बढ़िया बात, कांटे का टक्कर देखने को जरूर मिलेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से विनीत हमारे संवाददाता कांकेर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप हमसे बने रहिए।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय और तेजी से उभरता हुआ चैनल टीवी 24 अब देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1166 पर। जया है मैं भारत लाऊं, भारत है मन में, मैं ताकत लाऊं, ताकत है मन में, मैं भारत लाऊं, भारत है मन में, मैं ताकत लाऊं, ताकत है मन में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दो हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान दे लाजवाब हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उर्गमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे हैं, यही कर्तव्य अधिकार हमारे हैं। मतदान मतदान दे लाजवाब हमन, भारत बन, भारत बन। जया है राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय और तेजी से उभरता हुआ चैनल टीवी 24 अब देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1166 पर। जया है मैं भारत लाऊं, भारत है मन में, मैं ताकत लाऊं, ताकत है मन में, मैं भारत लाऊं, भारत है मन में, मैं ताकत लाऊं, ताकत है मन में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दो हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान दे लाजवाब हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उर्गमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है।
चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस खास कार्यक्रम में हम फिर से चर्चा करेंगे कांकेर विधानसभा, भानु प्रतापपुर विधानसभा और नारायणपुर विधानसभा। अभी ओवरऑल हम इस पूरे 4 विधानसभा, अभी अंतागढ़ विधानसभा का एक विश्लेषण कर रहे थे हमारे सहयोगी विनीत के साथ और स्टूडियो से मोहन तिवारी हमारे संपादक के साथ। ओवरऑल हम विश्लेषण के साथ अभी अगर हम और भी चर्चा करें तो कांकेर विधानसभा पे अगर हम बात करें तो 2003 में बीजेपी के अघन सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। 2008 में बीजेपी के सुमित्रा मारकोले ने जीत दर्ज की थी। 2013 में कांग्रेस के शंकर धुर्वा, जो फिर से इस बार कांग्रेस ने दांव खेला है, फिर से उन्हें इस बार टिकट दी है। 2018 में कांग्रेस के शिशुपाल सोरी, जो पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर कांग्रेस के झोली में एक सीट जो है वो उन्होंने दिया था। इस बार शंकर धुर्वा कांकेर से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर इस बार कांग्रेस ने विश्वास जताया है। और अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा पे कांकेर में, वहां पर कांकेर की सीट पर भाजपा से आशाराम नेताम युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के बीच में खासा अपनी दखल रखते हैं। शहरी सीट होने की वजह से शुरू से ही हम बात करें तो भाजपा को 50% और कांग्रेस को 50% जीत मिली है। हम पिछले 2003 विधानसभा से बात करें 2018 तक से, तो 2 बार भाजपा और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये एक बड़ा फैक्टर इस बार, चूंकि लगातार कांग्रेस की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में और काफी अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी बात करें, लगातार दौरे करते रहे हैं, बड़े दावे वादे किए और बड़े काम भी हुए उस क्षेत्र में। जो कांकेर का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र होता, उत्तर बस्तर का क्षेत्र, हालांकि बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित नहीं है। कुछ एक क्षेत्र है, केसकाल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर नक्सल प्रभावित होता जरूर है, लेकिन काफी पुराना और राज परिवार से जुड़ा कांकेर में 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मोहन, हम आपसे और भी इसमें समझना चाहेंगे, कांकेर जो विधानसभा है, पिछले बार जो है आईएएस शिशुपाल सोरी जी को टिकट दिया गया था, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। जो 2013 में शंकर धुर्वा चुनाव जीत के आए थे, इस बार शंकर धुर्वा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ये जो सीट है कांकेर की, ये शहरी और ग्रामीण दोनों मिली जुली सीट बन गई है और इसीलिए नक्सलवाद का यहाँ इस इलाके में, इसके ग्रामीण इलाके में बढ़ना, और दूसरा महत्वपूर्ण कि नेशनल हाईवे से लगे हुए जो गांव हैं उनका कनेक्टिविटी, ये 2 अहम मुद्दा हमें इस बार कांकेर में देखने को मिलेगा। दूध नदी वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, वहाँ के आसपास के रहने वालों का जीवन जो है वो उठना चाहिए था। 5 साल में उम्मीद के साथ उन्होंने वोट किया था, तो वो मुद्दे इस बार चुनाव में खास रहने वाले हैं। और जो शिशुपाल सोरी थे, विधायक थे, सरकार उनकी थी, संसदीय सचिव भी वो थे, तो वो जो वादे करके चुनाव में आए थे जिसमें इस पूरे इलाके का विकास नेशनल हाईवे से गांवों को जोड़ना, नेशनल हाईवे तो वो पूरे विधानसभा से गुजरती है, बस गांवों को वहां कनेक्ट करना था, क्योंकि पैदल लोगों को बताया जाता है कि वहां 40-40 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि कांकेर काफी बाकी बस्तर के विधानसभाओं से विकसित हो चुका है। तो ये विकास नहीं होना एक नाराजगी बनी विधायक के खिलाफ, जो कि सर्वे में दिखाई दी, और इसी वजह से, सर्वे की वजह से शिशुपाल सोरी को ड्रॉप भी किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 5 साल राजनीति की, फिर विधायक बने, अब 5 साल और हो चुका है रिटायरमेंट का, यानी कि 70 के आसपास वो हैं, तो उनको टिकट नहीं दी गई। शंकर धुर्वा पर विश्वास किया गया है, जातिगत समीकरण से भी धुर्वा समाज वहाँ काफ़ी है, तो उनको महत्व वहाँ मिल सकता है। लेकिन जो बीजेपी ने वहाँ पर उम्मीदवार उतारा है वो आसाराम नेताम हैं, वो एक नया चेहरा है, यंग हैं, वहाँ के स्थानीय चुनाव में कई बार वो जीत हासिल कर चुके हैं, तो इस तरीके से बीजेपी का प्रयोग नया है और कांग्रेस ने अपने पुराने जो मोहरे है उस पर भरोसा जताया है। तो उसके बाद अब जनता को ये तय करना है कि जो उसके मुद्दे थे, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र का विकास, दूध नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, और जो लोग सड़क चाहते थे, सड़क उनको अगर मिल जाती तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा चुनाव जो है वो देखने को मिलता। और ज़्यादा फीडबैक हम अपने संवाददाता से लेंगे। लेकिन ये कांकेर जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का मिला जुला मतदाता वहाँ पर है, इसलिए
कुछ भी आकलन एक साथ नहीं लगाया जा सकता। काफी टफ मुकाबला यहाँ हमें देखने को मिलेगा। इसी पे ही आना चाहूंगा मोहन जी, ये कि चूंकि सर्व आदिवासी समाज भी एक जो अभी इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रहा है, फिर अन्य पार्टी भी चुनाव लड़ती है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है शहरी क्षेत्र के अलावा, तो ये कितना फैक्टर होगा और मुद्दे कितने फैक्टर होंगे वहां पर? बिल्कुल हाँ, देखिए तीसरा दल के रूप में खास तौर पर कांकेर से लेकर कोंटा तक सर्व आदिवासी समाज, जिनकी पार्टी का नाम हमर राज पार्टी है, अरविंद नेताम इसको लीड कर रहे हैं। उस क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है अरविंद नेताम। सामाजिक रूप से इनका संगठन आदिवासियों का लंबे समय से काम कर रहा है। समाज से जुड़े हुए मुद्दे, खासतौर पर आरक्षण का मुद्दा सर्व आदिवासी समाज उठाता आया है। अब वो सामाजिक संगठन, सामाजिक जो संस्था थी, वो पार्टी में कन्वर्ट हो गई है राजनीतिक रूप से। हालांकि एकदम से चुनाव के समय उन्होंने पार्टी बनाई है, उसका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका जो सामाजिक संगठन है वो काफी लंबे समय से काम कर रहा था। इसलिए वहां पर जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़, ये सारी सीटों में आदिवासी समाज का असर देखने को मिलेगा। और इसकी बानगी हमें देखने को मिली थी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, जहां पर अकबर राम कोराम ने उपचुनाव लड़ा और 25,000 वोट पाए। अब जब 25,000 वोट उनका एक बार उम्मीदवार पा चुका है, तो सभी सीटों में उनके अच्छे वोटों की उम्मीद है। जीत जाएंगे ऐसी संभावना कम दिखती है, केवल भानु प्रताप वाली सीट को छोड़कर। लेकिन उनके उम्मीदवार अगर 10,000 वोट भी पाता है, तो वो वोट जिसका काटेगा उसकी हार तय है। यानी कांग्रेस को अगर डैमेज होगा आदिवासी वोट के शिफ्ट होने से, तो जो है कांग्रेस को हार मिलेगी। नहीं तो आदिवासी समाज का कैंडिडेट ज्यादा जीतने की संभावना में कम है, बल्कि दूसरे को हराने के लिए ज्यादा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल एक सीट अकबर राम कोराम की, जो कि पुलिस अधिकारी थे, वो रिटायर्ड हुए, फिर समाज के कार्यक्रमों में पार्टी संस्था में शामिल हुए और अब हमर राज पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक अच्छा समीकरण हमर राज पार्टी, जो कि सर्व आदिवासी समाज की है, उसके आने के बाद हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर पर कांकेर और भानु प्रताप सीट, दोनों सीटों पर। मोहन, मैं और थोड़ा सा आपसे संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगा कि क्या वजह हो गई या क्या ऐसी आन पड़ गई कि जिसकी वजह से हमर राज या सर्व आदिवासी समाज ने हमर राज जो पार्टी बनाई है उसकी दरकार हुई? क्या भाजपा और कांग्रेस, जो लगातार प्रदेश में बड़े दल हैं, काम कर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अन्य दल भी उभर रहे हैं, जैसे सर्व आदिवासी समाज, जो एक सिर्फ हम छत्तीसगढ़ में ही देख सकते हैं, इस अन्य कहीं भी इसका वजूद नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रॉपर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासी समाज बहुल क्षेत्र है, तो क्या वजह है कि आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही या प्रतिनिधित्व नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमर राज जो सर्व आदिवासी समाज है वो पार्टी में बनाकर राजनीति में दखल करना चाह रही है? बिल्कुल, देखिए इस पार्टी का जन्म एक तरीके से उस आंदोलन की वजह से हुआ जो कि आरक्षण से जुड़ा हुआ था। जब छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट का निर्देश आया कि आरक्षण कम होगा, जिसमें आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हो गई, उनका आरक्षण 20% हो गया, वो 32% आरक्षण पाते थे। ऐसे में ये पूरी लड़ाई आदिवासी समाज की, सर्व आदिवासी समाज ने लड़ी और उसने देखा कि कोई पार्टी मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार में है, लेकिन वो चाहती थी कि सबको आरक्षण मिले और 76-77% तक आरक्षण मिले, जिसमें पिछड़ा वर्ग का 27% हो जाए, आदिवासी का 32 हो जाए, एससी वर्ग का 14 हो जाए। लेकिन इसे कोर्ट ने रोक दिया। कोर्ट ने जब रोका और पिछला आरक्षण जो था वो 50% का बैरिकेड लगा दिया, इस वजह से आदिवासियों के आरक्षण पर असर पड़ा। और इस लड़ाई को जब सर्व आदिवासी समाज ने लड़ा तो समाज का अच्छा समर्थन मिला। समाज के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा उनकी नहीं सुनती, इसलिए एक आदिवासी पार्टी की जरूरत है। और इसीलिए सर्व आदिवासी समाज, जो कि सामाजिक संगठन था, वो कन्वर्ट हो गया हमर राज पार्टी में। अरविंद नेताम को संरक्षक बनाया गया, अकबर राम कोराम उसके प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ये पूरा बेल्ट, यानी कांकेर से लेकर कोंटा तक, इस बेल्ट में ज्यादा इस पार्टी का असर हमें देखने को मिलेगा। और यही 4 सीट जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें इनके मजबूत उम्मीदवार उतरते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक सीट जो भानु प्रतापपुर है, उसमें उनका प्रदेश अध्यक्ष जुड़ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लड़ रहा है। उससे पता चलता है कि ये सीट काफी महत्वपूर्ण है हमर राज पार्टी के लिए, और वो जब वोट काटेगी तो कांग्रेस और भाजपा के लिए मुश्किल साबित होगी। तो कांग्रेस और भाजपा
के लिए मुश्किल साबित होंगे। आदिवासी 12 सीटों पर समाज राज पार्टी, और वो पार्टी जो है आदिवासियों की बात कर रही है, आदिवासी के जल जंगल जमीन की बात कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनका एक दायरा होता है कि वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए, किसी एक वर्ग विशेष के लिए बात नहीं कर सकते, उन्हें सबकी बात करनी पड़ती है, उन्हें सामान्य वर्ग की बात करनी पड़ेगी, उनको शहर की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन आदिवासी पार्टी जो बनी है हमारा राज पार्टी, वो केवल आदिवासियों की बात कर रही है, आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के तहत लाभ हो, ये उनकी प्राथमिकता है। तो ये सारी चीजें लेकर हमारा राज पार्टी मैदान। बिल्कुल बिल्कुल, समाज जो लगातार दरकिनार किया जा रहा था, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई इस वक्त बस्तर में लड़ रहा है और अपना वजूद तलाश रहा है अन्य पार्टियों से हटकर, चूंकि उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है, नहीं दी जा रही है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हमर राज पार्टी जो अरविंद नेताम के नेतृत्व में, जो पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े शख्सियत, बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमर राज पार्टी का निर्माण हुआ है, जो उस बस्तर क्षेत्र में जीत दर्ज करने के को बेताब है। और जीत दर्ज नहीं भी कर पाती है तो इतना जरूर है कि कांग्रेस और भाजपा के बड़े वोटों को हार में तब्दील कर सकती है। कहीं ना कहीं पर एक बड़ा घमासान वाला समीकरण बैठेगा। और हम सीधे बात करें तो कांकेर विधानसभा में शंकर धुर्वा जो पूर्व विधायक रहे, उन्हें इस बार से कांग्रेस ने टिकट दिया। आसाराम नेताम भाजपा से, विक्रम उसेंडी अंतागढ़ से, रूप सिंह पोटाई कांग्रेस से अंतागढ़, और आमने सामने भानु प्रतापपुर विधानसभा से सावित्री मंडावी, गौतम उइके भानु प्रताप से भाजपा से, और नारायणपुर से बात करें तो केदार कश्यप पूर्व मंत्री भाजपा और वर्तमान विधायक चंदन कश्यप। और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो का उत्तर के विनीत सक्सेना। विनीत, अभी हम चुनाव के चर्चा कर रहे थे, हम कांकेर विधानसभा, चूंकि आप लगातार कांकेर क्षेत्र में रहते हैं, कांकेर क्षेत्र में आपका अच्छा खासा दखल है, कांकेर के क्या मूलभूत ऐसी आवश्यकताएं हैं या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आम आदमी परेशान है, दिक्कत है, वादे होते हैं, दावे होते हैं, यहां तक के जो अभी वर्तमान विधायक थे उन्हें भी इस बार टिकट ना देकर पूर्व विधायक को टिकट दिया गया है कांग्रेस से। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? अभी आपकी जो इस बात को बोल रहे थे कि अभी जिस प्रकार वहां पे जो मुद्दे होने चाहिए थे आम जनता के, जैसे अगर वहां बात करें कि पूरा जो कांकेर जिला है थोड़ा शहरी क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, नगर पंचायतों ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो शिक्षित वोटर भी कहा जा सकता है। तो वहां पे लगातार देखा गया है जो मेन हाईवे की सड़क है और आंतरिक जो ग्राम है, जो आंतरिक जो नगर पंचायत के अंदर जो वो आते हैं, घर आते हैं, मोहल्ले आते हैं, वहां पे जो सड़कों का निर्माण हो गया, चाहे बाईपास को लेके वहां पे लगातार धूल उड़ना, सड़कों में गड्ढे होना, ये सारी समस्याएं लगातार वहां के वार्डवासी बहुत ज्यादा नाराज होते हुए देख भी रहे थे और हमेशा इस प्रकार को लेके आंदोलन चलते रहता था उनका। ये एक अहम कारण माना भी जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कांकेर की बात करें तो जिस प्रकार स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठते रहे, बहुत नाराजगी देखी गई थी। और उसके बाद कहा जाए जिस प्रकार अगर आपका नरहरपुर जो नगर पंचायत है, जो डेवलपमेंट की बात की गई थी, वो डेवलपमेंट वहां पे दिखा नहीं। शायद इसी का कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे कराया, जिसका परिणाम यह है कि वहां की शिशुपाल सूरी जो संसदीय थे उनको टिकट नहीं मिल पाई और कांग्रेस पार्टी ने शंकर धुर्वा पे अपना विश्वास जताया है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने नए चेहरे को, प्रत्याशी को मैदान पे उतारा है, आसाराम नेताम को अपने मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर चुनौती देने के लिए त्रिकोणीय श्रृंखला के रूप में भी देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े होंगे, सर्व आदिवासी समाज का किस प्रकार का रुख होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि वहां के आम जनता की, वो नाराजगी जरूर देखी गई थी। दूध नदी की बात करी जाए, जिस प्रकार बरसात में जब पानी गिरता है तो कांकेर डुबान की स्थिति में आ जाता है, पूरा शहरी क्षेत्र लगातार उसमें परेशान रहता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे कारण है। नगर पंचायत कांकेर की बात की जाए, जो नगर पंचायत है उसको लेकर लगातार लोग नाराज थे, साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखी जाती थी। तो ये सारे मुद्दे लोगों को देखे जा रहे थे और लगातार इसको लेकर सड़कों पे आंदोलन करते हुए भी नजर आ रहे थे। ये बहुत बड़ा कारण भी यार यहाँ पे जो नाराजगी देख रहे हैं, एक अहम कारण है कि साथ शिशुपाल सूरी का वहां पे टिकट कटा है और शंकर धुर्वा पे कांग्रेस पार्टी ने वापस विश्वास दिखाया है। जी विनीत, एक चीज मैं अभी और आपसे समझना चाहूंगा कि अगर शिशुपाल शूरी जो वर्तमान विधायक है उनकी टिकट काट दी गई है तो क्या उनके समर्थकों में कहीं को रोष, कोई आक्रोश देखने को मिला या फिर निर्दलीय अपना पर्चा भरने का प्रयास किया या हाईकमान उन्हें मनाने की कोशिश की, किस तरह का रहा? और आशाराम नेताम भाजपा से उन्हें टिकट दिया गया, आखिर कैसे और कैसे दिया गया, उनको क्या है उनकी खासियत, क्या सोचकर क्या विचार कर उन्हें दिया गया है?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांकेर आए हुए थे, जब उन्होंने अपने जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको नामांकन दर्ज कराने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया था, आमसभा भी की थी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किए थे। तो लेकिन इस बीच में कहीं भी शिशुपाल सोरेन की अगर बात की जाए तो कहीं वो विरोधाभास नजर नहीं आया। तो माना जा सकता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के आले नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शायद सीधे आए तो उन्होंने संवाद किया होगा और शायद उनको समझाया होगा, जो भी उनके बीचों में बात होगी। तो कहीं ना कहीं अगर जो बगावत के सुर अगर कहे जाए, जिस प्रकार अंतागढ़ में अनूप नाग जी बगावत कर रहे हैं, लेकिन वैसा रुख कांकेर में शिशुपाल सोरेन का दिखा नहीं। तो निश्चित रूप से कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी को अगर मान लो शिशुपाल सोरेन अगर बगावत करते तो उनके समर्थक कहीं न कहीं गड्ढा करते। इसको संभालने के लिए शायद मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने समझा लिया और शिशुपाल सोरेन जी संगठन में काम करेंगे, शायद ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का भी उनके बगावत के सुर नजर नहीं आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जो बगावत हो सकती थी उसको शांत करके दिखाया है। वहीं आप जो दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ पे आसाराम नेताम को जिस प्रकार टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार नए चेहरे पर विश्वास दिलाया है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो आसाराम है वो लगातार ये कहा जा रहा था कि संगठन में कार्य करता रहे हो लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत महत्व देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो लगातार संगठन रहता है कि संगठन के लोग ही नीचे लेवल तक काम करते हैं और जाके अंतिम व्यक्ति तक मिलते हैं और समझते हैं और जनता से उनका सीधा संवाद भी रहता है। तो एक कारण माना जा सकता है कि जिस प्रकार लगातार यहाँ पे आसाराम नेताम संगठन से जुड़े रहे, लगातार संगठन के लिए उन्होंने काम किया और नए चेहरे को एक मौका देने का अवसर था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के प्रयास किया है और कांकेर की जो सीट है उसको जीतने के लिए एक नए चेहरे पे अपना एक दाव लगाया है, क्योंकि संगठन का व्यक्ति है, संगठन के बारे में जानता है, तो निश्चित रूप से संगठन एक पद्धति के हिसाब से काम करता है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा नए चेहरे को टिकट देना और नई सोच के साथ आना, और भारतीय जनता पार्टी के भी कहा भी जाता सकता है कि कोई यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, किसी भी व्यक्ति को कभी भी टिकट मिल सकता है। तो ये जो कहा जाता है शायद भारतीय जनता पार्टी इसको करते हुए दिखा रही थी कि संगठन में अगर कोई काम करेगा तो एक दिन उसको अवसर जरूर मिलेगा। तो इस नजरिए से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं जो संगठन के उनके और जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल करती है और एक दिन नहीं तो सवेरा एक दिन जरूर आता है और हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है टिकट लेने का। जी, आशाराम की अगर हम बात करें तो वो किन किन चुनाव को लड़ चुके हैं और कितना उनका वहां पर वजूद दिखता है? आसाराम की अगर बात की जाए तो लगातार वो संगठन में जुड़े रहते हैं और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार वो काम करते हैं और संगठन में जुड़ने का बूथ लेवल तक जो उनका संपर्क है, लोगों से जो संवाद है, तो ये माना जा रहा है कि आसाराम नेताम के अंतिम व्यक्ति छोड़ तक उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और एक अच्छा चेहरा है, एक ईमानदार चेहरे के रूप में उभर के सामने युवा पीढ़ी के नए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार को संवाद संगठन में काम करते हो, अंतिम व्यक्ति तक लगातार जाके पार्टी लेवल का काम करते हैं, तो हर व्यक्ति का सीधा सीधा संवाद है। तो ये एक ऐसा चेहरा नहीं है, कोई पैराशूट नीति नहीं है किसी अचानक किसी को उतारा गया हो। तो इस प्रकार कहा जाता है कि आसाराम नेताम जो है वो संगठन में काम करते करते अंतिम व्यक्ति तक लगातार वो जनता के बीच मुद्दे तक जाते रहते हैं, लोगों की तकलीफ को समझते हैं, तो उनका सीधा संवाद है। तो ये कहा जा सकता है कि ये उनको कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये दो विधानसभा आपने जो पूरा गहन विश्लेषण करके बताया। हम आपसे कल जो है वो भानु प्रतापपुर और नारायणपुर विधानसभा पे चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे स्टूडियो में वहां से 2 मिनट संक्षेप में चर्चा करेंगे कांकेर विधानसभा और अंतागढ़ को लेकर कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता कितना तेज है, तर्रार है, इसके अलावा क्या चेहरों को देखकर भी वोट देने वाली है। जी मोहन, बिल्कुल, देखिए चेहरों पर तो वोट पड़ेंगे लेकिन वो करीब 40% रहेंगे, 60% जो हिस्सा है वो मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और इसकी वजह यह है क्योंकि मुद्दे काफी ज्यादा हैं। भानु प्रतापपुर में जिला नया बनाया जाए, उसे इस मांग को लेकर लंबे समय से प्रयास चल रहा है, क्योंकि वहां का जो आखिरी गांव है वो 100 किलोमीटर पड़ता है मुख्यालय के पे आने के लिए, इसलिए जिला वहां बनाने की मांग लंबे समय से, वो एक बड़ा मुद्दा है। नारायणपुर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कांकेर में हम देखें तो हमने चर्चा की कि दूध नदी के आसपास का जो इलाका है उसके विकास की बात जो होती थी वो नहीं हो पाया, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। अंतागढ़ में बंग लोग जो बांग्लादेशी आए थे, बंगाली हैं, वो काफी समय से रह रहे हैं, उनके वजह से एक डिस्टॉर्शन हो गया दोनों वर्ग में, वहां स्थानीय लोगों में और बंगालियों में। और वही है कि वो चुनाव में भी दिखाई देगा कि वो आपस में घुल मिल नहीं पाते और एक लड़ाई सी स्थिति बनी रहती है। तो इनका विकास हुआ, हमारा नहीं हुआ, ये एक तरीके से भेदभाव जैसी स्थिति है।
तो उस क्षेत्र में भी विकास हो, ये जो आश्वासन देगा उसको जो है फायदा मिल सकता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा अंतागढ़ में है। चतुष्कोणीय मुकाबला है, तो देखना भी दिलचस्प होगा कि वोट बढ़ जाएंगे तो कौन फायदे में रहेगा, लेकिन ये भी एक अहम मुद्दा अंतागढ़ में है। तो ये चारों सीटों में अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर काम करने की पार्टियों को जरूरत बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मोहन जी, आप हमसे जुड़े। और मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा 7 नवंबर को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। आप अपने मतों का जरूर उपयोग करें, जरूर अपने प्रत्याशी चुनें जो आपका विकास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे, आपके ग्रामों का विकास, आपके शहर का विकास, आपके प्रदेश का, आपके देश का विकास होगा। बेहतर प्रत्याशी चुने, अच्छा चुने, जिससे आपके क्षेत्र का, आपका विकास भी लगातार होता रहे। और आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं टीवी 24। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय और तेजी से उभरता हुआ चैनल टीवी 24 अब देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1166 पर। राजनीतिक खेल है।